नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लीडिंग टाइम के ऊपर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है हेमेटोलॉजी में, जो रूटीनली परफॉर्म किया जाता है। और मैं डॉक्टर एस.के. सूत्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम जानने के पहले हमको हीमोस्टेटिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हीमो का मतलब होता है ब्लड, और स्टेटिस का मतलब होता है उसको रोकना या जो उसको ब्लॉक करने की जो प्रोसेस है। तो ये एक हीमोस्टेटिस एक तरह से ब्लड को रोकने की एक प्रक्रिया है और एक मैकेनिज़्म है। उसके थ्रू जो जब भी इंजरी होती है और जो ब्लड लीक आउट होता है, उस ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी के द्वारा ये मैकेनिज़्म डेवलप की गई है। और इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स चलते हैं और एट लास्ट में एक प्लग बनता है या प्लेटलेट प्लग बनता है, जिसकी वजह से वो जो इंजर्ड वेसल है वो सील हो जाता है। तो ये सारी इसमें प्रक्रिया होती है हीमोस्टेसिस की। और इसके जो कंपोनेंट होते हैं हीमोस्टेसिस के, वो सबसे बड़ा इसमें जो कंपोनेंट है वो मेन इम्पोर्टेंट है प्लेटलेट। दूसरा कंपोनेंट है इसके अंदर कोएगुलेशन सिस्टम और फिब्रोनोलिटिक सिस्टम और फिब्रोनोलिसिस। और तीसरा इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो ब्लड वेजल्स या एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ब्लड वेजल्स के, वो हैं। और यहाँ पे हीमोस्टेसिस को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में एक्चुअली एक टेम्परेरी टाइप का प्लेटलेट प्लग बनता है पहले, और उसके बाद कुछ समय बाद बाकी की जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं और कोएगुलेशन मैकेनिज़्म जब एक्टिवेट होती है, तो उसके बाद फिर एक परमानेंट प्लग बनता है जिसमें फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्सन होता है। तो इस तरह से ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहलाती है। और प्राइमरी हीमोस्टेसिस मेनली जो है वो प्लेटलेट के द्वारा और एंडोथेलियल सेल्स उसमें मेन प्लेयर होते हैं, और उसमें कोएगुलेशन सिस्टम का ज़्यादा रोल नहीं होता है इनिशियल में। लेकिन जो सेकेंडरी है उसमें कोएगुलेशन सिस्टम ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी में, और इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं वो प्राइमरी हीमोस्टेसिस चेक करने के लिए अलग होते हैं, और सेकेंडरी को अगर हमको चेक करना है तो उसके लिए अलग होते हैं। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जब भी इंजरी होती है तो सबसे पहला जो फिनोमिना होता है वो होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन का। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब, वेजो मतलब ब्लड और कंस्ट्रिक्शन का मतलब सिकुड़ना। तो सबसे पहले जैसे इंजरी होगी, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो एक रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। ये जो रिफ्लेक्स वेजो कंस्ट्रिक्शन है ये न्यूरोजेनिक होता है। बेसिकली नर्व्स जो इंजर्ड हो जाती हैं उसकी वजह से जो ब्लड वेजल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जब भी इंजरी होती है, जो एंडोथेलियल सेल्स इंजर्ड होते हैं, तो ये एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसको एंडोथेलिन बोलते हैं। और वो भी एंडोथेलिन जो होता है वो भी वाजो कंस्ट्रिक्शन को करवाता है। तो जो इनिशियल इवेंट है हीमोस्टेसिस का वो होता है वाजो कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद प्राइमरी हीमोस्टेसिस, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो मेन प्लेयर हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस के वो प्लेटलेट हैं, और जो वेजल वॉल में जो कोलेजन है या स्मूथ मसल सेल्स हैं या जो बोन ब्रेंड फैक्टर हैं, तो ये कुछ जो चीज़ें हैं ये सब मिलके बेसिकली प्राइमरी हीमोस्टेसिस को इस्टेब्लिश करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इवेंट होता है वो प्लेटलेट एडिशन का होता है। तो सबसे पहले जो इंजर्ड साइड है वहाँ पे प्लेटलेट आगे अटैच होते हैं। और अटैच कहाँ होते हैं, ये बोन ब्रेंड फैक्टर जो है आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन से, इनके ऊपर आके प्लेटलेट सबसे पहले अटैच होंगे। तो जब प्लेटलेट अटैच होते हैं नॉन प्लेटलेट सरफेस पे, इस प्रोसीजर को बोलते हैं प्लेटलेट एडिशन। सो एडिशन जो होता है वो प्लेटलेट और बोन ब्रेंड फैक्टर के बीच में होता है। उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर मतलब चेंज आता है वो होता है शेप इन चेंज। तो जो प्लेटलेट हैं वो अपने आप जो शेप है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद जो तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है रिलीज रिएक्शन। और जो इसके अंदर जो प्लेटलेट के अंदर जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, स्पेशली एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2। और ये जो केमिकल मीडिएटर्स हैं ये
रिलीज़ होते हैं जब प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन होता है। उसके बाद जब ये केमिकल मीडिएटर रिलीज़ होते हैं तो ये बहुत सारे प्लेटलेट को वहाँ पे और रिक्रूट करते हैं, और जैसे जैसे प्लेटलेट रिक्रूट होते जाते हैं उसके बाद एक के ऊपर एक प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट से प्लेटलेट अटैचमेंट होता चला जाता है और एक तरह से एक प्लग टाइप का बन जाता है जिसको प्लेटलेट प्लग बोलते हैं। तो ये जो प्लेटलेट से प्लेटलेट पर अटैच होने की जो प्रक्रिया है इसको प्लेटलेट एग्रीगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे पहले होता है प्लेटलेट अडेशन, उसके बाद होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, और इन दोनों ही प्रोसेस में कुछ प्लेटलेट के ऊपर जो रिसेप्टार्स होते हैं उनका यूज़ होता है, और इसके बारे में हम आगे जानेंगे। क्योंकि अगर ये रिसेप्टार डिफेक्टिव होते हैं तो प्लेटलेट जो हैं वो फंक्शनली डिफेक्टिव हो जाते हैं, मतलब उनका नंबर तो ठीक रहता है लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है। तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। प्लेटलेट अडेशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन दोनों ही एक्चुअली प्लेटलेट में जो रिसेप्टार्स होते हैं उनके द्वारा मीडिएट होता है। तो ये एक्चुअली प्राइमरी हीमोस्टेसिस के बारे में था। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि जब भी अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्रॉब्लम होगी या प्लेटलेट की डिफिशिएंसी होगी या फिर वॉन विलेब्रांड फैक्टर की डिफिशिएंसी होगी या जो बेजल वॉल है या उसमें जो कोलेजन या स्मूथ मसल उनका डिफेक्ट होगा, तो इन तीनों सिचुएशन में जो पेशेंट है उसको म्यूकोक्यूटेनियस या सुपरफिशियल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या तो गम ब्लीड होने लगेंगी या नोज़ ब्लीड होगी या ईयर ब्लीड होगा। तो जहाँ भी म्यूकोक्यूटेनियस सरफेस है वहाँ से ब्लीडिंग शुरू होती है। और इसको टेस्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि हमको इसकी प्लेटलेट काउंट के बारे में टेस्ट करना चाहिए कि प्लेटलेट काउंट इसके नॉर्मल है कि नहीं है, मतलब अगर लो हैं तो उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। दूसरा, अगर प्लेटलेट का नंबर ठीक है तो उसका फंक्शन के बारे में हमको टेस्ट लगाना चाहिए, जैसे प्लेटलेट फंक्शंस के बारे में जो रिसेप्टार्स हैं प्लेटलेट्स के ऊपर वो सही है कि नहीं है, डिफेक्टिव तो नहीं है। उसके बाद इन सब चीज़ों को असेस करने के लिए ब्लीडिंग टाइम ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ब्लीडिंग टाइम से 3 चीज़ों का पता कर सकते हैं। एक तो प्लेटलेट काउंट का, अगर प्लेटलेट काउंट डिफेक्टिव है तब भी ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। दूसरा, प्लेटलेट फंक्शन अगर वो भी डिफेक्टिव है तब भी ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। या तीसरा जो है वेसल वाल में जो कोलेजन है या स्मूथ मसल सेल्स हैं या और भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तब भी ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ने के 3 इम्पोर्टेंट कारण हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट हो जाता है ब्लीडिंग टाइम प्राइमरी हीमोस्टेसिस को चेक करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटलेट जब नॉन प्लेटलेट सरफेस से अटैच होते हैं तो इस रिएक्शन को, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस रिएक्शन को प्लेटलेट एडेशन बोलते हैं। तो जो प्लेटलेट एडेशन होता है वो बेसिकली वॉन विलेब्रांड जो फैक्टर और GP1B जो रिसेप्टार है प्लेटलेट के ऊपर उनके बीच में होता है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वॉन विलेब्रांड फैक्टर पे GP1B के द्वारा प्लेटलेट इस पर स्टिक हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। दूसरा, प्लेटलेट से जो अटैच होते हैं उसके लिए दूसरा रिसेप्टार होता है जिसको GP2B3A कहते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, और इसकी मदद से आपस में प्लेटलेट जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो GP2B3A का है, और जबकि एडेशन में जो है वो GP1B का है। अगर ये डिफेक्टिव रहते हैं, जैसे GP1B जो डिफेक्टिव होता है तो उस कंडीशन को बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम कहते हैं। तो ये बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम में आप देख सकते हैं कि GP1B डिफेक्टिव है, और दूसरी ओर अगर GP2B3A डिफेक्टिव होता है तो प्लेटलेट क्या है, एग्रीगेट नहीं हो पाते हैं, एक साथ में जुड़ नहीं पाते हैं, और इस डिफिशिएंसी को ग्लेंजमैन थ्रोम्बोस्थीनिया कहते हैं। तो ये 2 कंडीशन हैं जो प्लेटलेट में जो रिसेप्टार्स होते हैं या जो मार्कर्स होते हैं उनकी डिफेक्ट की वजह से जनरेट होती हैं, ये 2 कंडीशन। इसके अलावा तीसरी जो कंडीशन है वो वॉन विलेब्रांड फैक्टर, अगर ये वॉन विलेब्रांड फैक्टर भी नहीं रहेगा तो प्लेटलेट इसके ऊपर स्टिक नहीं होंगे और जो कोएगुलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है वॉन विलेब्रांड फैक्टर, और इसकी जब डिफिशिएंसी होती है तो ये जो डिसीज़ कहलाती है वो वॉन विलेब्रांड डिसीज़ कहलाती है। तो ये तीसरा भी एक जो
बेसिकली फैक्टर्स है, अगर वो डिफिशिएंट है तो आपको बॉन विलेब्रांट डिसीज़ के चांसेस रहते हैं उसमें। तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसमें से जो 2 ऊपर वाली कंडीशन है, इन दोनों को प्लेटलेट फंक्शंस के तौर पे देखा जाता है कि अगर ये डिफेक्टिव हैं तो जो प्लेटलेट का जो फंक्शन है वो डिफेक्टिव है, तो अच्छी तरह से प्लेटलेट जो है वो ये अटैच नहीं हो पाएंगे और दूसरा वो एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। तो ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना ज़रूरी था कि प्लेटलेट के जो फंक्शन है वो कैसे होता है, कैसे करते हैं वो। दूसरा ये है कि प्लेटलेट काउंट्स के बारे में कि प्लेटलेट की काउंट अगर नॉर्मल है या उससे लो है, कम है या हाई है, तो इन सब कंडीशंस में भी प्लेटलेट का जो मतलब जो ब्लीडिंग टाइम है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर प्लेटलेट काउंट काफ़ी लो आती है। तो जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होती है वो 1.5 लाख से लेके 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है, अगर वो नॉर्मल से लो है यानी लेस देन 50,000 पर क्यूबिक mm है, तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 2 तरह से हो सकता है, या तो सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है और या ट्रू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। तो जब सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को अगर आपको असेस करना है तो ये बेसिकली EDTA इंड्यूस्ड जो सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है उसकी वजह से होता है। यानी जो EDTA केमिकल हम ब्लड कलेक्शन के समय यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी अगर कंसंट्रेशन EDTA का ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो उसमें माइक्रो थ्रोम्बाई या माइक्रो क्लम्प बन जाते हैं ब्लड के अंदर, और जिसकी वजह से फॉल्स सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आता है। तो इस कंडीशन को सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। दूसरी ओर प्लेटलेट एक्चुअल में कम हो सकते हैं या वाकई प्लेटलेट की कमी हो सकती है। तो इसमें एक्चुअली अगर बोन मैरो अंडर प्रोडक्शन कर रही है, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, MDS हो गया, तो इसमें बोन मैरो ही डिफेक्टिव रहती है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है प्लेटलेट का, उसकी वजह से प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाती है। तो ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि पेरिफेरल ब्लड में प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट। तो इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो DIC होता है, ITP होता है और TTP होता है। तो DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन, और दूसरा ITP इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरास एंड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो ये 3 जो कंडीशन है ये ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट की वजह से होती हैं। ज़्यादा इनमें प्लेटलेट जो हैं वो पेरिफेरल ब्लड में डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके अलावा कई ऐसी मैलिग्नेंसीज होती हैं जिसमें स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। तो स्प्लीन जब बढ़ती है तो बहुत सारा ब्लड जो है स्प्लीन की तरफ उसकी पूलिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेरिफेरल ब्लड से बहुत सारे प्लेटलेट जो हैं वो स्प्लीन की तरफ चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा अगर इसकी काउंट करेंगे हम। तो दूसरी होगा अगर प्लेटलेट काउंट हाई है, तो अगर 7.5 लाख से ज़्यादा है काउंट प्लेटलेट्स की, तो इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और ये थ्रोम्बोसाइटोसिस भी कई कंडीशंस में आपको मिल सकती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, तो जिसमें एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथोमिया और उसके बाद CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और पॉलीसाइथीमिया वेरा, इन सभी कंडीशंस में आपको हाई प्लेटलेट काउंट मिलती है। इसके अलावा इन्फेक्शंस में, सर्जरी में, मैलिग्नेंसी में, इनमें भी हाई प्लेटलेट काउंट हो सकती है। तो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था प्लेटलेट के ऊपर। तीसरा जो है कि वेजल वॉल डिफेक्ट, तो जो जैसा कि मैंने बताया था कि जो ब्लड वेजल की जो वॉल है वो एंडोथेलियम और इसके अलावा इंटरनल इलास्टिक लैमिना, स्मूथ मसल्स और उसके बाद एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना और एडवेंटिसिया, तो ये एक उसकी जो वेजल की वॉल है उसको बनाती हैं। तो कई बार क्या होता है, कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें ये वेजल वॉल डिफेक्टिव होती है। तो इसमें कोलेजन डिफेक्टिव हो सकता है, स्मूथ मसल्स हो सकती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इलास्टिक लैमिना डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन सब कंडीशंस में आपको जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो इसका भी जैसे एक विटामिन C की जो डिफिशियंसी होती है तो इसका भी बोलते हैं, इसमें गम्स ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसमें भी मेन जो है वो वेजल वॉल डिफेक्टिव हो जाती है। उसके अलावा ओसलर वेबर रेंड्यू सिंड्रोम है और हिनॉच स्क्लेरोटिक परप्यूरा है। तो ये कुछ कंडीशन है जो वेजल वॉल्स से रिलेटेड है और उनके डिफेक्ट से रिलेटेड है। तो अगर ये डिफेक्टिव होंगी तब भी ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं या ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है।
तो ये ब्लीडिंग टाइम बढ़ने के बारे में था कि किन किन कंडीशंस में तो ये ब्लीडिंग टाइम बढ़ सकता है। तो पहला जो हमने देखा था वो प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्टिव थे, जिसमें ग्लांजमैन थ्रोम्बोस्थीनिया और बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम और बॉन विलेब्रांड डिसीज़ 3 कंडीशंस थी। उसके बाद हमने देखा था प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट काउंट में बहुत सारी कंडीशन हम देखी। और तीसरा हमने देखा वेसल वॉल डिफेक्ट। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को हम ब्लीडिंग टाइम से एक रफ असेसमेंट कर सकते हैं या इनमें डिफेक्ट हो सकता है। तो जो ब्लीडिंग टाइम होता है इसका मेन वही, जैसा कि मैंने बताया कि मेन उद्देश्य इसका जो प्लेटलेट फंक्शन है उसको असेस करने का रहता है। और दूसरा जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस है वो ठीक से हो रही है नहीं हो रही है या उसमें कुछ डिफेक्ट है, उसको भी हम ब्लीडिंग टाइम के द्वारा असेस कर सकते हैं। और तीसरा अगर वेसल वॉल डिफेक्ट होगा तब भी ब्लीडिंग टाइम काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। तो ये 3-4 जो कंडीशंस हैं इनका एक असेसमेंट ब्लीडिंग टाइम के द्वारा किया जा सकता है। और इसको जो डिटेक्ट करने के जो मेथड्स होते हैं, 2 यूजुअली मेथड से यूज़ करते हैं अपन, ड्यूक मेथड और दूसरा आईवी मेथड। तो ड्यूक मेथड के बारे में जानेंगे। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया ब्लीडिंग टाइम को एस्टिमेट करने के लिए इसको किया जाता है। इसमें बहुत ही ईजी होता है परफॉर्म करने के लिए और मिनिमम इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। और जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमको एक अल्कोहल चाहिए होता है, स्ट्रायल लेंसेट चाहिए होता है, लेंसेट के अलावा एक स्टॉप वॉच, फ़िल्टर पेपर, इन 4-5 चीज़ों की हमको इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 2 जगह से हम इसको कर सकते हैं। तो ईयर लोब से हम प्रिक करें और ईयर लोब में जो जैसे ही ब्लड रिलीज़ हो तो उसको 30 सेकंड्स पे उसको ब्लॉटिंग पेपर पे लेते जाएं और उसके बाद लास्ट में हम उनकी काउंटिंग कर लें। और दूसरा ये है कि आप फिंगर प्रिक भी कर सकते हैं और फिंगर प्रिक में भी यही प्रोसीजर होता है। प्रिक करने के बाद जो फ़िल्टर पेपर लेके उसको 30 सेकंड के इंटरवल पे हम इसको उसकी ब्लॉटिंग करते जाते हैं और आखिरी में उसको काउंट कर लेते हैं जो भी 30 सेकंड से। तो जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है वो 3 मिनट्स से लेके 7 मिनट्स के बीच में होता है। तो ये है ड्यूक मेथड। इसके अलावा आईवी मेथड्स में यहाँ पे भी ब्लड जो लेंसेट लेते हैं और उस ब्लड लेंसेट से हम जो है वो फोरहैंड में एक छोटा सा पंचर देते हैं, डीप पंचर देते हैं और वहाँ से जब ब्लड लीक होता है तो उसको ब्लॉटिंग पेपर पे 30 सेकंड के इंटरवल पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं, लेते जाते हैं। और इसमें जो ब्लीडिंग टाइम होता है 1 to 7 मिनट्स होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉटिंग पेपर लिया गया उसमें 30 सेकंड के आधार पे हम लोगों ने ब्लड को ब्लॉट किया है और वो इसके बाद इनको काउंट कर लिया जाता है और एक ब्लीडिंग टाइम का इन 2 मेथड्स के द्वारा हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इसको देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।